brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। देश में एक परीक्षा की बड़ी चर्चा है, नीट यूजी 2024। जब 4 जून को इस परीक्षा का नतीजा आया तो कुछ लोगों ने सेलिब्रेट किया और कुछ लोगों ने इस परीक्षा परिणाम पर सवाल उठाए। सवाल वाजिब थे। 720 अंकों की परीक्षा थी, परीक्षा में माइनस मार्किंग थी, यानी गलत जवाब देने पर नंबर काटे जाने थे। तो उस परीक्षा में लोगों के 718, 719 नंबर कैसे आ सकते हैं? परीक्षा में धांधली के इल्ज़ाम लगे, प्रदर्शन शुरू हो गए। कुछ छात्रों ने प्रदर्शन करने के लिए हिंसक और आत्मघाती तरीकों का इस्तेमाल किया। फिर परीक्षा करवाने वालों ने सफाई भी दी, लेकिन फिर भी ये इल्ज़ाम शांत नहीं हुए। आज हम इस मसले पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देश में सरकार बनने की प्रक्रिया पर अपडेट। कितनी मुश्किलों और कितने तालमेल से अगली नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, किसके क्या रोल हैं, किसकी क्या भूमिकाएं हैं इस सरकार को बनाने में, और पार्टियों के अंदरूनी मतभेद क्या सामने आ रहे हैं, इस सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली बड़ी खबर। 9 जून 2024 ये वो तारीख है जिस दिन नरेंद्र मोदी देश के 16वें प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और मुमकिन है कि उनके साथ शपथ लेंगे वो नेता और घटक दलों के वो सदस्य जो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर देश की सरकार चलाएंगे। इस तारीख पर मुहर लगी 7 जून को संसद में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की बैठक के दौरान। इस बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी का नाम बतौर प्रधानमंत्री अनुमोदित किया, जिससे एनडीए के तमाम घटक दलों ने जिस पर सहमति जताई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर सामने आई। वो पुराने संसद भवन के केंद्रीय हॉल में दाखिल हुए, संविधान की प्रति को शीश नवाया और फिर वो सामने मंच पर अपने एनडीए के साथियों के साथ बैठे। फिर एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने भाषण दिए। किसी ने नई सरकार की शान में कसीदे गढ़े, किसी ने अपनी महत्वाकांक्षाएं सामने रखी और किसी ने भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी के पैर छू लिए। देखिए झलकियां। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब मैं समझता हूं कि मोदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग्य, उपयुक्त और सर्वोत्तम। इन भाषणों के बाद नरेंद्र मोदी नमूदार हुए, विपक्ष पर हमले किए, ईवीएम पर चुटकी ली और अपनी सरकार का एजेंडा भी सामने रखा। सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो
लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। प्री पोल अलायंस हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए भाजपा को बहुतेरी बातें माननी समझनी पड़ी हैं। इस बार अपने घटक दलों की मांगों को समझना साधना पड़ा है। हमने आपको पहले के भी लल्लन टॉप शो में बताया है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे जैसे तमाम नेताओं ने भाजपा के सामने अपनी अपनी मांगें रखी हैं। किसी ने मंत्रालय मांगा है तो किसी ने स्पीकर की पोस्ट। अब चर्चा है कि बात तय होने के फेज में है। टीडीपी से 4, जदयू से 4, शिवसेना शिंदे गुट से 3 और एनसीपी के अजीत पवार गुट से 2 नेताओं को नए मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। इस बारे में और गहन जानकारी शेयर कर रहे हैं इंडिया टुडे के सीनियर रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा। देखिए, हम सब जानते हैं कि चिराग जो बात कह रहे हैं कि कैबिनेट में जगह लेना उनकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान कितने हार्ड बार्गेनर हैं ये हम सब जानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि उनको 5 जो है लोकसभा सीट चाहिए, क्योंकि 2019 में उन्होंने 6 लोकसभा सीटें लड़ी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके चाचा को जो है उनके कोटे में से कोई सीट ना दी जाए। एलजेपी जितनी सीटें उनके कोटे की हैं वो उन्हें मिले। इसीलिए देखिए, उनके चाचा अगर केंद्र सरकार में मंत्री थे, बीच में उनकी पार्टी टूटी, अब वो किसने टूटवाई नहीं तोड़वाई वो एक अलग विषय है, लेकिन एलजेपी के कोटे से वो मंत्री बने थे, रामविलास पासवान की बात। और चिराग पासवान को जो है एनडीए से बाहर हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है चिराग ने हार्ड बार्गेन किया, 5 की 5 लोकसभा सीटें ली और 5 में से 5 जीत भी ली हैं। और वो भी बार्गेन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस बार उनका पोर्टफोलियो जो है वो बढ़े। एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि उनके जो है 7 सांसद चुन के आए हैं तो एक कैबिनेट और एक इंडिपेंडेंट चार्ज का उनको मिले। जीतन राम मांझी हैं, वो ये कहते हैं कि चुनाव पूर्व उनको ये कहा गया था कि आप जो है आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, आप चुनाव लड़िए, बिहार में आपको 2 मंत्री नहीं दे पाएंगे, हम एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, आप 2024 में चुनाव लड़ेंगे तो हम आपको कैबिनेट मंत्री देंगे। और वैसे भी वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो एक सीनियर नेता है और सीनियर नेता के तौर पर उनको जो है वो स्वतंत्र प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। ये एक परंपरा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एनसीपी है, एनसीपी भी चाहेगी कि उनको मंत्री बनाया जाए। रामदास अठावले कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो है वो एमओएस केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, अब उनकी जगह जो है वो ये चाहते हैं कि उनको कैबिनेट दे दिया जाए। जयंत चौधरी हैं, वो कैबिनेट चाहते हैं क्योंकि उनको चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी में वो थे, इंडिया ब्लॉक में थे, वहां से तोड़ के लाया गया। चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न दिया गया और उसके बाद उनको ये प्रॉमिस किया गया था कि उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी। अब वो भी जरूर चाहेंगे कि कैबिनेट में जगह मिले। तो इस तरीके से गठबंधन के अगर हिसाब से देखें तो कैबिनेट मांगने वालों की संख्या ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या ये है कि अभी तक पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है, तो गठबंधन के जो साथी दल है वो बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पाए हैं उनके ऊपर। ये पहला मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है और गठबंधन के साथी दल जो हैं वो उनके ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स बना रहे हैं, वो ज्यादा सीटें कैबिनेट में चाहते हैं। लेकिन भाजपा जहां एक तरफ सरकार बनाने की जुगत में है, वहीं उसे अपनी ही पार्टी के भीतर एक तरह के मतभेद का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। 42 लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में भाजपा साल 2019 में 18 सीटें जीत करके आई थी, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें घटकर सिर्फ 12 ही रह गईं। चुनाव के नतीजों के बाद लोकल लीडरशिप से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं।
सबसे पहले नाम लेंगे विष्णुपुर से चुने गए भाजपा सांसद सौमित्र खान का। उन्होंने लोकसभा चुनाव में तृणमूल नेता सुजाता मंडल को लगभग 5,500 वोटों से शिकस्त दी, एक काफी करीबी मार्जिन रहा। जीत के बाद जब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे बात की तो सौमित्र खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर संघ परिवार और भाजपा की केंद्रीय लीडरशिप एक्टिव नहीं होती तो हम आज उतनी सीटें भी नहीं जीत पाते जितनी हम इस चुनाव में जीत सके हैं। हम जीरो पर रह जाते। हमारी पार्टी में ऐसे अनुभवी नेताओं की कमी है जिन्होंने खुद चुनावी राजनीति में जीत देखी हो। हमारे नेताओं के पास संगठन का अनुभव भी कम है। केवल अनुभवी लोग ही राज्य में संगठन चला सकते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे कुछ नेताओं ने तृणमूल से सांठगांठ कर ली है जिससे हमारी इतनी कम सीटें आईं। कुछ इसी लाइन पर बयान आया पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का भी। दिलीप घोष साल 2019 में मेदिनीपुर से सांसद चुने गए थे। साल 2021 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी सीट भी बदल दी गई। उन्हें वर्धमान दुर्गापुर सीट पर लड़ने भेज दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी वर्धमान दुर्गापुर भी हार गई और जीती हुई मेदिनीपुर सीट भी गंवा बैठी। तो हार के बाद दिलीप घोष ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की और क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी लोग एक छड़ी लेकर चलते हैं ताकि आपको परेशान कर सकें, पोक कर सकें। पार्टी साल 2021 तक अच्छी गति से चल रही थी लेकिन हम उसके बाद अटक गए। हमारा संगठन कमजोर था, कार्यकर्ता घरों से बाहर नहीं आ रहे थे। मेदिनीपुर जीतने के बाद मैं वहां लगातार रहा, सरकार की तमाम स्कीम्स को लेकर लोगों के बीच गया, लेकिन पार्टी ने निर्णय किया कि मुझे वहां से हटाना है। उन्होंने हटा दिया, लेकिन वो निर्णय, वो फैसला गलत साबित हुआ। लेकिन जब भाजपा के भीतर इस तरह की कलह मची हुई है, इस तरह के मतभेद वाले स्वर आ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में भी घमासान चल रहा है। आपको ध्यान होगा कि चुनाव नतीजों के दिन यानी 4 जून को ममता बनर्जी ने बहरामपुर के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा था। अधीर जब तृणमूल प्रत्याशी यूसुफ पठान के हाथों अपनी सीट हार गए तो ममता ने कहा था कि अधीर रंजन कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि भाजपा के आदमी हैं। ये भी इल्जाम लगाए कि कांग्रेस और तृणमूल अधीर रंजन चौधरी की वजह से गठबंधन नहीं कर सके। इस बयान के अगले दिन ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग अटेंड करने दिल्ली पहुंचे हुए थे। लेकिन अधीर कहाँ थे? अधीर पश्चिम बंगाल में ही महदूद थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अपनी हार स्वीकार की, लेकिन तृणमूल से संभावित गठबंधन पर उन्होंने अपने मन की बात भी कह दी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी से कहा था कि अगर वो पश्चिम बंगाल में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी हमसे तब तक गठबंधन नहीं करेंगी जब तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का चेहरा मैं हूँ। मैंने ये भी कहा था कि मेरी जगह नए व्यक्ति को सामने रखकर बात करें। बंगाल कांग्रेस के नेता दिल्ली गए, उनमें से कुछ एक नेताओं ने ये बात भी कही कि ममता के साथ गठबंधन सही नहीं होगा, लेकिन चुनाव के बाद सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है। तो राजनीति की बात हो गई और अब छात्रों की बात करते हैं। नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का अंडर ग्रेजुएट संस्करण, हम हालिया मुद्दे पर आएंगे, लेकिन उसके पहले इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को समझ लीजिए जिससे आपको मामला समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। जिस तरह देश भर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए IIT JEE की परीक्षा पास करनी होती है, ठीक वैसे ही मेडिकल की पढ़ाई के लिए और देश के टॉप कॉलेजेस यानी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को नीट का एग्ज़ाम देना होता है। ये एग्ज़ाम उन छात्रों के लिए कराया जाता है जो डॉक्टर या डेंटिस्ट बनना चाहते हैं या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेद की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीट परीक्षा पास करने के बाद आप MBBS, BDS और आयुष जैसे डिसिप्लिन की पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नीट परीक्षा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कराई जाती है। परीक्षा कराने के बाद NTA हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ छात्रों के स्कोर्स को साझा करता है, जिसके बाद मंत्रालय ये डिसाइड करता है कि किस छात्र को कौन सा कॉलेज मिलेगा। कॉलेज की बात हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि देश भर में कितने कॉलेज हैं मेडिकल के। तो 706 मेडिकल कॉलेज देश भर में हैं, 329 डेंटल कॉलेज हैं, 914 आयुष के संस्थान हैं और 54 वेटनरी कॉलेज हैं, यानी वो कॉलेज जहां पशु चिकित्सा की पढ़ाई कराई जाती है। अब आपको नीट की कहानी बताते हैं। सबसे पहले देश भर में AIPMT यानी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के जरिए मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होती थी। इस परीक्षा को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE आयोजित कराता था। इसके अलावा राज्य स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं अलग से आयोजित की जाती थी और तमाम बड़े मेडिकल कॉलेज भी अपनी परीक्षाएं अलग अलग से आयोजित करते थे। साल 2013 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मेडिकल प्रवेश की देश भर में एक परीक्षा नीट करवाने का मसौदा सामने आया, यानी देश में एक ही परीक्षा हो मेडिकल की। इस परीक्षा में देश में होने वाले तमाम मेडिकल प्रवेश की परीक्षाओं को शामिल किया गया। MBBS, BA, MS, BDS जैसे स्नातक कोर्सेज के लिए नीट UG
तो MD, MS, MDS जैसे परास्नातक कोर्सेज के लिए नीट PG की रूपरेखा तैयार की गई। साल 2013 में नीट में 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया, लेकिन परीक्षा के खिलाफ कई राज्यों ने आपत्ति दर्ज की। कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट चली गईं। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर रोक लगाई। कोर्ट का कहना था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI मेडिकल एडमिशन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने अपने ही साल 2013 के फैसले को पलट दिया। नीट फिर से वैध हो गया, कानूनी हो गया। 2017 में नीट ने पूरी तरह से AIPMT की जगह ले ली। इसके साथ ही राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं भी बंद कर दी गई। 2013 से 2018 तक ये एग्जाम कराने की जिम्मेदारी CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पास थी। 2019 से नीट का जिम्मा NTA को दे दिया गया। तो ये तो परीक्षा की पूरी पृष्ठभूमि हो गई। अब जानते हैं कि नीट कौन दे सकता है। नीट की UG की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी को भारतीय नागरिक होना चाहिए। प्रवेश के वर्ष 31 दिसंबर तक कैंडिडेट की आयु कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। कैंडिडेट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में कम से कम 50% के साथ 12वीं पास होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश में कम से कम 40% के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। अब मुद्दे पर आने के पहले नीट का तरीका भी समझ लेते हैं कि ये परीक्षा कैसे होती है। नीट एग्जाम 200 मिनट का होता है। कुल 200 सवाल इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें से 180 सवालों के जवाब कैंडिडेट्स को देने होते हैं। विकलांग उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए 65 मिनट ज़्यादा समय मिलता है। परीक्षा में 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। नीट एग्जाम ऑफलाइन होता है यानी पेन पेपर फॉर्मेट में। सवाल मल्टीपल चॉइस यानी MCQ टाइप होता है। सही सवाल के लिए 4 नंबर मिलते हैं, गलत सवाल पर 1 नंबर काट लिया जाता है। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आपने 2 सवाल किए, एक का जवाब आपने सही दिया और दूसरे का गलत, तो आपको सही वाले जवाब के 4 नंबर मिलेंगे और गलत वाले का 1 नंबर कट जाएगा। तो इन 2 सवालों के लिए आपको टोटल 3 नंबर मिलेंगे। अब जानिए कि ताज़ा विवाद क्या है। जनवरी 2024 में नीट UG का नोटिफिकेशन आया और निम्न बातें उसमें सामने आई कि 9 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे, 5 मई को परीक्षा होगी और 14 जून को नतीजे आएंगे। 5 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट आयोजित करवाई। परीक्षा में इस बार लगभग 24 लाख कैंडिडेट शामिल हुए। सब 14 जून को आने वाले नतीजे का वेट कर रहे थे, लेकिन 4 जून को ही जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी दिन NTA ने नीट UG का परिणाम भी घोषित कर दिया। यानी NTA ने जो खुद डेट दी थी उससे 10 दिन पहले ही नतीजा आ गया। NTA की तरफ से जारी किए गए रिजल्ट में 67 कैंडिडेट्स ने 720 में से 720 मार्क्स पाए। एक साथ इतने कैंडिडेट्स के 100% नंबर देखने के बाद सोशल मीडिया पर परीक्षा के रिजल्ट्स को लेकर के सवाल खड़े किए जाने लगे। कहा गया कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। ये भी दावा किया गया कि एग्जाम में इतनी हाई कट ऑफ इससे पहले कभी नहीं आई। सोशल मीडिया वेबसाइट X पर नीट UG परीक्षा को लेकर यह भी दावा किया गया कि 2 बच्चों ने 718 और 719 नंबर पाए हैं। बाकायदा इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया। कहा गया कि ये होना असंभव है, क्योंकि परीक्षा में कोई 718, 719 नंबर ले ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग पर 1 नंबर घट जाता है। नीट UG परीक्षा को लेकर एक ही सेंटर से कई टॉपर्स होने का दावा भी किया जा रहा है। दावा है कि परीक्षा के टॉप 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट में 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेंटर एक ही था। इनमें से 6 स्टूडेंट्स की रैंक 1 आई है, वहीं बाकी 2 स्टूडेंट्स की 68वीं और 69वीं रैंक आई है। X पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि सीरियल नंबर 62 से 69 तक सभी स्टूडेंट्स एक ही सेंटर के हैं। इनके रोल नंबर 2307010 से शुरू होते हैं, यानी शुरुआत के 7 डिजिट जो हैं रोल नंबर के वो 1 से हैं। दावा ये भी है कि ये सभी एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स हैं। एक दावा ये भी है कि इन स्टूडेंट्स में से 7 के नाम के आगे उनका सरनेम नहीं लिखा हुआ है, जबकि बाकियों के साथ ऐसा नहीं है। इसी मौके पर शिक्षक नितिन विजय यानी NV सर का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने इस अंक प्रणाली पर सवाल उठाए। बोला गया एक बच्चे ने कि हमारी क्लास में 510 मार्क्स आ रहे थे बच्चे के, पर जब उसका रिजल्ट आया तो 720 में से 720 आए, यानी कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है। और ये वही जगह की बातें हो रही है जिस जगह पे सेंटर पे 8 बच्चे एक जगह से आए, यानी कि चीटिंग तो हुई। और आप सोचिए सिर्फ 720 वाले की बात हो रही है। नंबर बहुत बढ़ गया था, आपको दिखाई दे रहा है कि ये नंबर एकदम से बढ़ गया है। सोच के देखो 26,000 से 76,605 नंबर पे। इसका मतलब इस जगह बहुत गड़बड़ी हुई है। ये सोच के देखिए आप, ये 50,000 से नंबर 1.5 लाख पे चला गया, जबकि संख्या बल सिर्फ और सिर्फ
15% के आसपास बढ़ा है, पर क्या है 3 गुना बच्चे एकदम से इंटेलिजेंट हो गए। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, पक्का चीटिंग हुई है। फिर इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए छात्रों के वीडियो भी सामने आए हैं, वो भी सुनिए। सर, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि कट ऑफ इतना हाई गया है। अभी तक कितना कट ऑफ हिस्ट्री में कभी इतना हाई गया ही नहीं। आप क्या करेंगे? सर, वही समझ नहीं आ रहा कुछ। सबसे ज़्यादा परेशान तो वही लोग हैं जिनके 620 630 नंबर आ रहे हैं। 640 650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज। पिछली बार 610 तक के मिल गया था सबको। सबसे ज़्यादा वही परेशान है। हमने उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी चालू कर दी थी कि जितने नंबर आ रहे हैं उतना हम बहुत काफ़ी पास आ गए हैं, तो अगर हम कोशिश मेहनत करेंगे तो हमारा अगली बार हो सकता है। बट अभी जैसे देख रहे हैं चीज़ें, तो उसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि अगली बार क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे। कोई गारंटी तो है नहीं हमें, हमारी मेहनत फिर बेकार जाएगी अगर ऐसा ही होता रहा। जैसे 650 में भी बच्चों को मुश्किल हो रहा है, और 650 कोई ख़राब नंबर नहीं है, उसके लिए भी बच्चों ने बहुत मेहनत करी तब जाके आ रहा है। और यहाँ पे 720 वालों को भी एम्स में नहीं मिलेगा। मतलब क्या ले आए कि बच्चे एम्स में जाएं और क्या करें। इतने सारे आरोपों के बीच एनटीए की ओर से सफाई सामने आई। उन्होंने 4-5 जून की दरमियानी रात अपने सोशल मीडिया पर एक बयान अपलोड किया, जिसमें एनटीए ने लिखा, नीट यूजी 2024 परीक्षा के दौरान समय खराब होने को लेकर कुछ कोर्ट केस एनटीए के पास आए थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जून 2018 के नॉर्मलाइजेशन से जुड़े आदेश को लागू किया गया। परीक्षा के दौरान समय खराब होने की वजह से कोर्ट के इसी आदेश के आधार पर कई कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसलिए उनके मार्क्स 718 या 719 आए हैं। ऐसा लगता है कि एनटीए की सफाई के बाद विवाद शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। छात्रों के पास केवल नॉर्मलाइजेशन की शिकायत नहीं थी, और भी इल्जाम लगाए जा रहे थे, जैसे कि एनटीए पर आरोप लगाए जा रहे थे कि रिजल्ट ऑफिशियल डेट से पहले कैसे रिलीज कर दिया उन्होंने, जबकि एनटीए ने 14 जून को ऑफिशियली रिजल्ट जारी करने की बात की थी। टॉप 100 में से 8 लोग एक ही सेंटर के कैसे हैं? एनटीए ने हर बार की तरह इस बार परीक्षा की आंसर की रिजल्ट के साथ जारी क्यों नहीं की? आंसर की एक दिन पहले जारी कर दी गई, ऐसा क्यों? परीक्षा में रैंक डेसिमल में कैसे आ सकती है? एक स्टूडेंट के रिजल्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करके बताया गया कि उनकी काउंसलिंग रैंक 1.54 है। ये कैसे हो सकता है? एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन का उल्लेख पहले क्यों नहीं किया? आगे बढ़ने से पहले यह भी समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जिस पर विवाद हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम मल्टीपल शिफ्ट में होने वाले एग्जाम्स में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे एग्जाम्स में हर शिफ्ट में पूछे गए सवालों की डिफिकल्टी अलग अलग होती है। इसको एक स्तर पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तैयार किया जाता है, जिससे हर पाली के छात्रों का मूल्यांकन एक ही आधार पर हो सके। आरोप लगने बंद नहीं हुए तो एनटीए ने फिर से 6 जून की रात 10 बजे एक और सफाई दी। 2 पत्रों की सफाई में एनटीए ने लिखा, परीक्षा की हर साल की कट ऑफ सभी कैंडिडेट्स के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। इस साल की ज्यादा कट ऑफ परीक्षा के प्रतिस्पर्धात्मक या कॉम्पिटिटिव नेचर के बारे में बताती है, ये कहा गया सफाई में। ये भी कहा गया कि कुछ कैंडिडेट्स को समय बर्बाद होने के एवज में कॉम्पेंसेटरी मार्क्स या अतिरिक्त नंबर भी दिए गए। कुछ याचिकाएं दिल्ली, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिनमें कुछ केंद्रों में नीट यूजी 2024 परीक्षा में पूरा समय न मिल पाने की बात कही गई थी। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया, जिसने सीसीटीवी फुटेज वगैरह की मदद से समय न मिल पाने की बात की जांच की। फिर हाईकोर्ट के सुझाए फॉर्मूला के मुताबिक ही कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिए जाने के बाद कैंडिडेट्स के नंबर 20 से 720 के बीच रहे। इन्हीं में से 2 कैंडिडेट्स के नंबर 718 और 719 हो गए। 67 कैंडिडेट्स जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले, 100%, उनके बारे में भी एनटीए ने अपना पक्ष रखा। कहा कि साल 2023 में कुल 20,38,596 कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी थी, तो साल 2024 में ये संख्या बढ़कर 23,33,297 पहुंच गई। ये कहा गया कि कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ने की वजह से लाजमी तौर पर ज़्यादा लोगों के ज़्यादा नंबर आए हैं। फिजिक्स की प्रारंभिक आंसर की पर 13,773 आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी, जो नई और पुरानी एनसीईआरटी किताबों में अंतर के चलते हुआ था। इसलिए विषय से जुड़े जानकारों ने एक सवाल में 2 जवाब को सही मानने की बात कही, इसलिए एक सवाल के 2 जवाब सही माने गए। ये भी बताया गया कि 720 में से 720 अंक पाने वाले 67 कैंडिडेट्स में से 44 को फिजिक्स की आंसर की में बदलाव के चलते अंक मिले, तो वहीं इनमें से 6 को पूरा समय न मिलने के चलते कॉम्पेंसेटरी मार्क दिए गए। एनटीए ने 10 दिन पहले रिजल्ट जारी करने पर भी जवाब दिया। कहा कि तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही ये रिजल्ट जारी किया गया है। एनटीए के वर्जन के बाद हमने बात की एनवी सर से, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
नीट के जितने भी बच्चे, इनफैक्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चे जो एग्जामिनेशन देते हैं, वो सबसे पहले उन सब्जेक्ट को करते हैं जो करने में आसान होते हैं, ताकि जल्दी 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 उनको कर सकें। तो नीट का सभी बच्चा मैक्सिमम सबसे पहले बायो करता है और आखिरी में रखता है फिजिक्स को, और आखिरी के टाइम के लिए रखता है रिवीजन को और टफ सवालों के लिए। इन्होंने ये बोला कि जो शुरुआत में बच्चों की एफिशिएंसी है वही आखिरी में मानी जाएगी। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर किसी बच्चे ने, अमूमन जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे होते हैं वो पहले 1 घंटे में बायो करते हैं, पहले 1 घंटे में अगर उन्होंने 90 सवाल करे किसी बच्चे ने, और अगर वो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है तो उसने 80 या 85 सवाल सही करे होंगे, अपन 80 मान लेते हैं, तो 90 में से 80 उसने सही करे सवाल, 90 सवाल उसने अटेम्प्ट करे पहले 1 घंटे में, यानी कि अगर आप मैथ्स लगाएंगे तो हर सवाल पे उसने खर्च करे 40 सेकंड। अब इसको बेस बना लिया एनटीए ने। अब मान लीजिए इस बच्चे ने आखिरी का आधा घंटा इसका टाइम लॉस हो गया अव्यवस्था की वजह से, तो एनटीए ने कहा यानी कि 1 घंटे में अगर ये बच्चा 90 सवाल करता है तो आधे घंटे में बच्चा 45 सवाल सही करेगा, और अगर ये 90 में से इतने सवाल सही करता है तो यानी कि इस 50 में से, इस 40 में से जो 45 सवाल इसने करे, इसमें से 40 ये सही कर देगा। 90 में से अगर 80 सही करता है तो 45 में से 40 सही कर देगा, यानी कि उस बच्चे को 40 × 4 160 नंबर ग्रेस मिल गए। सर ऐसा कभी नहीं होता कि जो बच्चा पहले आधे घंटे में सवाल सही करता है उतने ही आखिरी में करता है, एफिशिएंसी कभी बराबर नहीं होती। सोचिए इस बच्चे को 160 नंबर मिल गए, ये तो बहुत खुश है, पर इसकी वजह से बहुत सारे पीछे रह गए। अगर आप रिजल्ट को ध्यान से देखोगे सर तो आपको समझ में आएगा कि कई बच्चों को, इन्होंने बताया नहीं है 1563 बच्चों का रिजल्ट, मैं आपको दावे से कह सकता हूं 200, 200, 250 नंबर भी ग्रेस मिली होगी। हमने बात की एजुकेटर और करियर 360 के फाउंडर महेश्वर पेरी से। उन्होंने क्या कहा, उनकी बात भी सुनिए। आपको ना ये जो, अगर एनटीए मानता है कि ये 1500 बच्चे का ही प्रॉब्लम है तो 1500 को सेपरेट कीजिएगा और अलग एग्जाम कीजिएगा। बाकी 23 लाख बच्चों का रिजल्ट तो डिक्लेयर कीजिएगा आप, वो 1500 को बाद में नॉर्मलाइज करके आप अंदर ला सकते हो, बिकॉज वापस 23 लाख बच्चों को लिए एग्जाम करना शायद बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। पर मेरा मानना यह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ 1500 का नहीं है, एनटीए कुछ छुपा रहा है इसमें। ये क्योंकि आपका नॉर्मल स्कोर वर्सेस रैंक रेंज देखोगे ना तो ये सिर्फ टॉपर का नहीं है, ये अलग प्रॉब्लम है आपका, राइट। उसके लिए क्या करना है, कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। हम बच्चों से डील कर रहे हैं सर, जब भी आप बच्चों से डील कर रहे हैं ना, आपको थोड़ी क्लैरिटी रहनी चाहिए कि बेटा इतना कर लेगा ना तू तो ये मिल जाएगा तेरे को। इतना जब भी वेरिएंस आते हैं ना तो पूरे बच्चे हिल जाते हैं। आज के दिन में बच्चे बहुत हिले हुए हैं, हमारे पास दिन में 1000 बच्चे आते हैं, 1000 बच्चे काउंसलिंग के लिए, और उन सबको हम अब तक बोलते थे कि बेटे 600 650 बच्चे स्कोर नंबर में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अभी क्या बोले, 700 पे भी अच्छा नंबर नहीं मिल रहा है उनको कॉलेज, तो गलत हो गया ना इनके लिए। नॉर्मलाइजेशन के मसले पर फिजिक्स वाला के संस्थापक अलक पांडे ने भी एक वीडियो बनाया है, उसका भी एक अंश आप देखिए। ये एक बच्चा है या बच्ची है जिसके OMR शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस OMR से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्रिवेसी को बचाने के लिए। तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं, और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहां पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ, और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी, और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट के साथ हुआ है, इसीलिए इस बार कट ऑफ इतना हाई दिख रहा है। एनटीए एक बार सफाई दे चुका है, पर इन ताजा आरोपों पर सफाई आनी अभी बाकी है। पूरे घटनाक्रम को देखें तो इतना साफ होता है कि एनटीए पर सवाल अब भी बरकरार हैं। कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ एक पूरी परीक्षा नतीजों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ बेहद तनाव में हैं, कुछ प्रसन्न भी हैं क्योंकि उन्हें अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन असंतोष है और एनटीए को इन शिकायतों पर ध्यान देना होगा ताकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।